Hi, this is Momita. I'm two times net qualified. So today we are going to do part 2 of 100 MCQ series on unit 1. So if you guys have not subscribed my channel, please subscribe the channel and press the like button if you like my video. Okay, so move to the first question. So the first question here is action research as a methodology for behavioral science was proposed by. So once again, yeah. So the answer will be A. Kurt Lewin. Action research किसने दिया था? It is given by Kurt Lewin. So what is action research actually? It is action research actually depicted cyclic process of change. Process of change are actually three types as said by Kurt Lewin. Action research में क्या कट लुविन जी ने 3 स्टेप्स ऑफ चेंजेस बताया था, 3 साइक्लिक चेंज प्रोसेस ऑफ चेंजेस बताए थे. तो फर्स्ट वन इज 3 स्टेप ऑफ चेंज में फर्स्ट क्या था? अनफ्रीजिंग था. अनफ्रीजिंग. ओके. सेकेंड वन इज चेंजिंग. Changing, or you can also say this one as a moving. Okay, this one is changing. And third one is freezing, refreezing. Okay. Okay. So unfreezing में क्या होता था? Actually it involves breaking down of existing status quo. Status quos मतलब अगर कुछ भी काम करे, कोई भी कुछ भी काम करे, एक स्टेटस क्यू या कंफर्टेबल जोन में, इक्विलिब्रियम जोन में आ जाते हैं, राइट? सो उसे ब्रेक करना इज कॉल्ड अनफ्रीजिंग, राइट? अनफ्रीजिंग. एंड changing means people begin to resolve their uncertainty and look for a new way of doing things. This is called changing or moving. So you can take an example. You can take like जब नया नया कंप्यूटर आया था, राइट? तो तब क्या हुआ था? कंप्यूटर्स जो भी मतलब सब अगेंस्ट में थे कि कंप्यूटर यूज करना है. सो तब क्या हुआ था? सब मैनेजर्स has to convince the employee that you can work with computer also equally well. So ऐसा करके क्या मैनेजर ने एक स्टेटस क्यू ये कंफर्टेबल जोन से एम्प्लॉयज को निकाले थे, सो बिकम टू अडॉप्ट अ न्यू set of changes, right? So one second. Yeah, so this one is called unfreezing. Then change लाया गया था कैसे? By providing them training. So इसमें क्या हुआ था? चेंजिंग में उन्हें ट्रेनिंग दिया गया था, राइट? एंड रीफ्रीजिंग में क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू बिहेवियर. सो इसमें क्या हुआ? जो भी ट्रेनिंग से सीखे थे, चेंज में ट्रेनिंग दिया गया था, राइट? एंड फर्स्ट में क्या हुआ? मोटिवेट किया गया था. मैनेजर्स मोटिवेट एम्प्लॉयज टू डू चेंजेस, टू कम आउट फ्रॉम कंफर्टेबल जोन, राइट? फिर इसमें ट्रेनिंग दिया गया था फॉर चेंजेस. एंड रीफ्रीजिंग में क्या हुआ था? लाइक एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू बिहेवियर. जो भी ट्रेनिंग से ये लोग सीखे थे, एम्प्लॉय सीखे थे, यहाँ पे अप्लाई किया था, लाइक एम्प्लॉयज ने अप्लाई किया था. सो एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू बिहेवियर इज इवेल्युएटेड इन दिस स्टेप, राइट? सो फिर से ये लोग यहाँ पे आके जो अप्लाई किए थे, जो ट्रेनिंग से सीखे थे, एंड दे अगेन कम टू द कंफर्टेबल जोन. सो इट इज कॉल्ड रीफ्रीजिंग. सो ये तीनों स्टेप एक्शन रिसर्च में बताया गया था. एंड दिस एक्शन रिसर्च कम्स इन neoclassical theory, right? As I already told you in the first class. So it comes under neoclassical. Okay, neoclassical. So one second. Yeah, it's come in neoclassical. So move to the next question. The acceptance theory of authority was given by. So it is given by Chester Bernard. चेस्टर बर्नर्ड जी ने दिया था एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ ऑथोरिटी. सो व्हाट इज एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ ऑथोरिटी? यू कैन आस्क मी. सो एक्चुअली इट इज अ स्टेट वेयर मैनेजर्स ऑथोरिटी रेस्ट ऑन वर्कर्स एक्सेप्टेंस. अगर किसी कोई भी मैनेजर का जो भी ऑथोरिटी किस पे डिपेंड करता है? वर्कर्स पर डिपेंड करता है. इफ वर्कर्स डू नॉट एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ मैनेजर्स, अगर मैनेजर कुछ भी बोले, मतलब इस वर्कर्स को लाइक कुछ भी ऑर्डर दे, एंड इफ वर्कर डू नॉट एक्सेप्ट इट, इट कांट बी कॉल्ड एज अ एक्सेप्टेंस.
it can't be called as the authority of the manager rather. So acceptance theory किसने दिया था? It is given by Chester Bernard. So कुछ भी authority मैनेजर का authority किस पे डिपेंड करता है? वर्कर्स पर डिपेंड करता है. If they follow the order of a manager, then it called as an acceptance theory of authority according to the Chester Bernard. So move to the next question. Which need includes the basic human needs of food, clothing and shelter? So this is basically a psychological need. So answer A will be right. So ये किसने दिया था? मास्लो जी ने दिया था, राइट? मास्लो हायरार्की नीड में बताया गया था ना, इट इज अ हायरार्की, राइट? सो इसमें बताया गया था सबसे जो नीचे में बताया गया था, इट इज साइकोलॉजिकल नीड, राइट? इट इज साइकोलॉजिकल नीड. साइकोलॉजिकल नीड में क्या बताया था? फूड, वाटर, शेल्टर, ये सब जरूरत होता है. सो दिस इज लाइक कपड़ा, मकान, roti. This is called as a psychological need, right? After that comes, इसके ऊपर में 1 second, yeah, this one is psychological. Then इसके ऊपर आ जाता है safety need. This one is safety need. And उसके ऊपर आ जाता है social need. Social need. Guys, remember this one, it is a very important. किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है. सोशल नीड एंड सोशल नीड के ऊपर आ जाता है एस्टीम नीड, राइट? एस्टीम नीड. एंड टॉप मोस्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. एंड रिमेंबर दिस इज अ हायरार्की. ये भी पूछा जाता है मास्लो का, ये जो है, इज इट अ हायरार्की और समथिंग? सो इट इज अ हायरार्की, राइट? एक के ऊपर एक है. सो psychological need, as I already told you, it is a food, clothing and shelter, right? And safety need में क्या होता है? safety जो second last है, इसमें आ जाता है security, safety. And social need में आ जाता है like friendship, love. And esteem need में like prestige and feeling of accomplishment आ जाता है. self actualization में आ जाता है like achieving one's full potential, okay? या क्रिएटिव एक्टिविटीज इसमें आ जाता है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू मास्लो ये सारे जो है ना, एक के बाद अगर लाइक साइकोलॉजिकल, अगर मतलब किसी का सेटिस्फाई हुआ तो उसके बाद सेफ्टी आता है. एंड अगर सेफ्टी सेटिस्फाई हुआ तो उसके बाद सोशल आ जाता है, सोशल नीड आ जाता है. एंड सोशल नीड अगर सेटिस्फाई हुआ तो एस्टीम नीड आता है. एंड आफ्टर दैट अगर उसी तरह एस्टीम अगर सेटिस्फाई हुआ तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है. बट दिस इज रॉन्ग. In general it is wrong. So this is a flaw of a Maslow's hierarchy need. Because अगर कोई भी बंदे like कोई भी किसी का भी like at the same time we need both, we could need both. like psychological need भी जरूरत होता है, safety need भी जरूरत होता है, social need भी जरूरत होता है, right? so ऐसा तो नहीं होता है कि ये like psychology food clothing मिल जाए. अगर food clothing and shelter मिला है, अगर वहां पे safety नहीं हुआ तो how can we like if we are working in a organization, we are getting everything like food they are giving, clothing they are giving, and accommodation they are giving, but there is no safety over there, so we can't work there. No, and at the same time we also need a social if the social need like we have to work with, communicate with every employees working there. So social need is also could be need at the same time. So this is the flaw of a Maslow's hierarchy need, that he told that agar like if psychological need is satisfied, then comes safety need, and then if safety need is satisfied, then comes social need. Like this is a flaw of, remember this is a flaw of a Maslow's hierarchy need. So move to the next question. What is meant by mental revolution according to
the elements and tools of a scientific management by Taylor. So मेंटल रिवोल्यूशन जो टेलर जी ने बताया था एलिमेंट्स एंड टूल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है as the question says. So let's see the first option. Scientific management depends on mutual cooperation between management and workers. Management and workers. For this cooperation, there should be mental change in both parties for conflict to cooperation. Okay, so किसी भी organization में to achieve organization goal there should be a cooperation right between management and workers. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर एंड वर्कर एक साथ अगर काम ना करे, मिलजुल के काम ना करे, so organization goal cannot be met. So there should be need for the cooperation, and for this cooperation mental change should be done, right? Mental change, and this is called mental revolution. mental change जरूरत होता है किसी भी organization में एक साथ काम करने के लिए, so that organization goal could be meet. So एक साथ काम करने के लिए जो भी changes लाना पड़ता है mental में, that is called mental revolution, right? इसी को मेंटल चेंज करना पड़ता है, सो दैट दे कैन वर्क हार्मोनियसली, सिंक्रोनाइजली. सो दिस इज कॉल्ड मेंटल चेंज और मेंटल रिवोल्यूशन, so that there is no conflict and within mutual cooperation management and workers can achieve their organization goal, right? So answer A will be right. So move to the next question. Which of the following is not a function of a human resource management? So इसमें कौन सा human resource management का function नहीं है? So planning is a function of a human resource management. Organizing is a function of a human resource management. Directing is again a function of a human resource management. But accounting is not a function of a human resource management. Accounting तो नहीं आता है. Like we have read like POSCOR, right? POSCOR is given by Gulick, right? I already told you guys in other videos. POSCOR, right? CORB POSCOR, remember this one. इससे बहुत questions पूछा जाता है, right? P stand for planning, O stand for organizing, S stand for staffing, D stand for directing, CO stand for coordinating, and R stand for reporting, and B stand for budgeting. So ये भी एक function है जो गलिक जी ने दिया था. Remember this one. इसे full form बहुत पूछा जाता है, so you guys can write it down. गलिक जी ने दिया था, right? I explained it in previous video, right? So if you want to see this one is detail, you can see that video too. Okay. So POSCOR और एक था जो फियोर जी ने दिया था, PO-CCC आता उसमें. That one is first one is you can say planning, organizing, commanding, coordinating, and last one is controlling. ठीक है, ये सब जो है ना functions of human resource management. So किसी में भी accounting नहीं आता, accounting doesn't come, right? So move to the next question. Match the following. Proponents दिया है यहाँ पे and management thoughts is given over here. So we have to match it. So F.W. Taylor has given scientific management, right? Elton Muir has given human relation. I have described this one in first video. So guys, I insist you all to see the first video. अगर वो नहीं देखे तो ये थोड़ा सा confusion भी लग सकता है. And yeah, William Auchi is given Z theory and Francis Likert system theory. So as we all know, F.W. Taylor is a father of a scientific management, right? Elton Muir, he came in, I already told you in the first video, still I'm
telling you. He is known for in neoclassical. So in that human relation come, right? William Auchi is in Z theory. Renesas Likert comes system theory. Renesas Likert ने system theory में क्या बताया था? That in every organization there is a system and subsystem that need to work together to achieve organization goal. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम्स रहते हैं, उसका सब सिस्टम्स भी रहता है, वो सब एक साथ काम करते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल. अगर एक साथ वो सब सिस्टम्स काम ना करें, सो ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अचीव इज गोल. सो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा A3, B4, C2. Yeah. So B will be right. Okay. So move to the question. Renesas Likers management system does not include. So Renesas Likert ने जो मैनेजमेंट सिस्टम दिया था उसमें कौन सा नहीं आता है? Exploitative authority, it comes in management system given by Renesas Likert. Benevolent authority, it is also come in it. Consultative system is also come in it. Okay, so answer will be D. So apart from this और एक आता है इसमें participative, right? Participative system. Participative system, right? So actually exploitative में क्या बताया गया था? Like कोई भी मैनेजर है, so manager do not trust its employees, trust their employees at all. Due to this they don't have any say in the decision making process. इसमें फर्स्ट जो होता है ना एक्सप्लॉइटिव में बताया गया था, रेनेसिस लाइकर्ट जी ने बताया था कि जो भी मैनेजर्स होते हैं इसमें एक्सप्लॉइटिव ऑथोरिटी के जो भी आइडियोलॉजीज फॉलो करते हैं, जो भी मैनेजर्स होते हैं वो क्या कंसीडर करते हैं कि जो भी एम्प्लॉय है दे डू नॉट ट्रस्ट देयर एम्प्लॉयज. मैनेजर ट्रस्ट नहीं करते इनके एम्प्लॉयज को, सो उसे किसी भी डिसीजन में पार्ट नहीं लेने देते हैं, वर्कर्स को किसी भी डिसीजन में पार्ट नहीं लेने देते हैं. देन बेनिवोलेंट ऑथोरिटी मीन्स इसमें क्या होता है? मैनेजमेंट प्रोवाइड रिवॉर्ड्स. इसमें जो भी वर्कर्स होते हैं अगर अच्छा काम करे तो उसे बेनिवोलेंट, एज द टर्म itself says benevolent, the reward is workers, so it is called benevolent authority, right? इसके बाद आता है थर्ड में आता है कंसल्टेटिव सिस्टम. कंसल्टेटिव सिस्टम में क्या होता है? डिसीजन मेकिंग में कंसल्ट करते हैं, जो मैनेजर होते हैं डिसीजन मेकिंग में कंसल्ट करते हैं किसका? वर्कर्स का. बट इन दिस थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहता है, लाइक कंसल्ट तो करते हैं बट मे बी नॉट फॉलो दैट कंसल्टेशन. ओके, इसमें ये होता है मैनेजर डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट द एम्प्लॉयज. इसमें फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते हैं, मतलब सुनते तो है बट उसे उतना भी मतलब कैरी आउट नहीं करते इसमें, राइट? सो लास्ट में आता है लाइक पार्टिसिपेटिव में फुल ट्रस्ट करते हैं. सो एक्टिवली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वर्कर्स पार्ट लेते हैं इसमें. पार्टिसिपेटिव एज द टर्म सेज पार्टिसिपेटिव. सो इसमें जो मैनेजर्स होते हैं फुल्ली ट्रस्ट करते हैं वर्कर्स पर, सो वर्कर्स इसमें फुल्ली डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं. एंड मैनेजर से जो भी डिसीजन होता है, जो भी कंसल्ट करते हैं इनके साथ, उसे फॉलो भी करते हैं पार्टिसिपेटिव में. एंड कंसल्टेटिव में सुनते तो है बट मे बी देयर मैनेजर्स डू नॉट फॉलो इट बिकॉज दे डू नॉट ट्रस्ट देयर एम्प्लॉयज दैट मच. Okay, so move to the next question. Who developed the managerial grid theory? Manager grid theory किसने दिया था? It is given by Sydney and Beatrice Webb. So answer A will be right. So this is also very important. It has been asked multiple times. I think every management student knows this one. So management grid, इसमें एक grid बताया जाता है, right? एक grid बताया जाता है. One second. Yeah. लाइक एक्स एंड वाई रहता है उसमें, जैसे हम लोग ग्राफ में पढ़ते हैं. सो इसमें जो एक्सट्रीम, लाइक इसमें नाइन्थ मार्किंग रहेगा. 1 सेकेंड. 9 एंड हियर इट इज आल्सो 9, लाइक 1 2
1 2 3. Likewise it goes up to, like once again, yeah 3. Likewise it goes up to 9, right? यहाँ पे भी वैसे 9 तक जाएगा 1 से लेके, राइट. सो 1.9 इससे बहुत क्वेश्चंस आता है. सो यू कैन रिमेम्बर दिस वन. ये हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट आई एम टेलिंग यू, फिर स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग यू ओवर हियर. 1.9 में आ जाता है कंट्री क्लब, राइट. सो ये भी पूछा जाता है 1.9 में क्या आता है. सो यू कैन, यू गाइस कैन राइट इट डाउन. कंट्री क्लब आ जाता है इसमें. 1 सेकेंड. या कंट्री क्लब. ओके. एंड अच्छा, यहाँ पे नीचे में प्रोडक्शन आएगा, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन आएगा. 1 सेकेंड. या कंसर्न फॉर प्रोडक्शन आएगा. एंड यहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल आ जाएगा. कंसर्न फॉर पीपल आ जाएगा. पीपल आ जाएगा, राइट. सो यहाँ पे 1.9 में कंट्री क्लब आ जाएगा. 1.1 में आ जाएगा इम्प्रोवाइज 1.1. as it's already 1.1 देख के पता चल रहा है improve is important in this, right. So 1.1 is improvised, right, improvised. And 5.5 is there, middle of the road, because it is middle, remember this way, middle of the road. 5.5 is middle of the road. ये सब याद रखना. 5.5 ये बहुत पूछा जाता है, मिडिल ऑफ द रोड इसे कहा जाता है, राइट. एंड 9.9 इज टीम. यहाँ पे टीम आ जाता है, राइट. सो इसे बेस्ट कहा जाता है 9.9 को. रिमेम्बर दिस वन. बेस्ट मैनेजमेंट स्टाइल कहा जाता है 9.9 को, राइट. एंड यहाँ पे आ जाते हैं 9.1 में टास्क मैनेजमेंट. 9.9 में टास्क मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे टास्क को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, राइट. एंड कंसर्न फॉर पीपल कम रहता है. टास्क मैनेजमेंट एज द टर्म से टास्क मतलब यहाँ पे पीपल का कंसर्न मतलब उसके वेलफेयर, जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उसके वेलफेयर को उतना नहीं माना जाता. जो भी मैनेजर रहता है उसके वेलफेयर को नहीं देखते हैं, उतना सेफ्टी को नहीं देखते हैं. यहाँ पे काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. सो कंसर्न फॉर पीपल इज लो हियर, राइट. लाइक कंसर्न ऑफ पीपल इज लो हियर. 1 ओवर हियर इज 1, राइट. एंड यहाँ पे कंट्री क्लब में कंसर्न ऑफ पीपल इज मोर बट प्रोडक्शन इज लो. यहाँ पे ज्यादा सेफ्टी वो सभी देखते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है. सो देयर इज कंसर्न फॉर प्रोडक्शन यहाँ पे, इसलिए 1 है, राइट. एंड मिडिल ऑफ द रोड यहाँ पे क्या होता है, मतलब सब कुछ भी ठीक तरह से नहीं है. यहाँ पे ना तो कंसर्न ऑफ पीपल को भी ज्यादा नहीं देखा जाता है, प्रोडक्शन को भी नहीं देखा जाता है. तो सबको इम्प्रूव करना होता है. एंड टीम में तो सब कंसर्न फॉर पीपल भी देखा जाता है, कंसर्न फॉर टास्क भी देखा जाता है. सो दिस इज कॉल्ड अ बेस्ट स्टाइल, बेस्ट मैनेजरियल स्टाइल, राइट. एंड इम्प्रोवाइज में सब कुछ इंप्रूव करना होता है, कंसर्न ऑफ पीपल भी इंप्रूव करना होता है. सो दिस इज जब भी कोई नया जगह पे कुछ भी ज्वाइन करते हैं तो या न्यू ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे शुरू होता है, सो बेसिकली दे आर इन दिस स्टेज and they need to improve to the team, like 9.9 team यहाँ पे आना होता है उन लोगों को, right. So move to the next question. Arrange the following steps in the planning process in which they occur. So planning process का ये step है, we need to arrange this one, right. So remember this one is again an important question. Okay, once again, yeah, this one is again an important question. Yeah. So let's see. Analyzing opportunities will be the first one. इसमें क्या होता है, कभी भी कुछ भी प्लानिंग करें, so we have to see the
opportunities open to us, right? क्या क्या opportunity open है हमारे सामने. So this is called analyzing opportunity comes first in planning, right? So next comes, yeah, establishing objectives में क्या होता है, मतलब बहुत सारे opportunities रहता है, like after masters you have lots of opportunities, like you can go for banking exam, you can go for like any like teaching, yeah. So different type of opportunities are open to us, right, after masters. And next come establishing objective. So कहाँ पे हमें जाना है, मैनेजर्स को इन द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक कुछ भी प्लान करना या कुछ भी, लाइक स्टूडेंट्स को कहाँ पे जाना है, लाइक इफ यू से यू वांट टू बी अ टीचर, राइट, सो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव टू बिकम अ प्रोफेसर, सो दिस कम सेकंड. Okay, then come determining planning premises, where premises को set करना होता है, right? So this one will be come third. After that, identifying alternatives, this will come fourth, right? And one second, yeah, evaluation will become fifth, and this will be selection will be sixth, and this will be seventh. I'm explaining you, wait a minute. And review will be 8, right? So first में क्या आता है, like I already told you, after masters we have we have lot of opportunities open to us, like बैंक में जाना है, banking exam में देना है, या teaching में जाना है, right? First one come इसमें ये आता है. Then come second में क्या आता है, like we want to be an educator, so ये हमारा ये objective है, right? Third में next आता है determining planning promises, like we want to give कैसे हम लोग टीचिंग में जाए, like we have to clear net, for this we are preparing net. And then after comes like, yeah, identifying alternatives like we have like opportunities like net and set, तो दोनों में ही हम लोग प्रोफेसर बन सकता है, so net and set दोनों में कर सकता है. So remember this way, this will be called as a alternatives, right? Net and set. So remember this way. अच्छा, ये arrange बहुत आता है, so guys remember this way, this one this way, right? ठीक है. After that comes fifth one, evaluation whether after like we should go for set, or whether we have to like evaluation, like whether after set can I get all the opportunities as net applied to all over India, no, and as not set, like evaluation we like whether we have to give net or whether we want to give set, but we will evaluate that set तो किसी specific state के लिए होता है, right? Net we can apply, then after qualifying net we can apply all over India. So evaluation में ये evaluation होता है, right? Evaluation के बाद आता है selection में क्या होता है, we select to give net, so this is called selection. After selection के बाद क्या आता है, like implement, right? Implement में क्या होता है, thus we give net exam, go for net, like right? After that come review, whether we get the result as we expect. Review में last में आता है जो भी हम लोग मतलब रिजल्ट, मतलब जो भी एग्जाम दिए, नेट के एग्जाम दिए है, आफ्टर दैट whether we are getting that result as we are expecting, so this come last one review. So which one of, yeah, so A is right option. So move to the next. The right sequence of steps in Kurt-Lewin's change procedure. So as we discussed in the first question, Kurt-Lewin's जो change है उसमें क्या होता है, unfreezing, answer A will be right, unfreezing, moving and freezing, or you can say refreezing. Okay, moving को और क्या कहते हैं, changing भी कहते हैं.
So these are the three stages of changing as we discussed in the first question, right? And freezing को refreezing भी बोलते हैं because हम यहाँ पे तो फिर से आके मतलब जो भी एम्प्लॉयज हो या जो भी हो फिर से फ्रीज कर रहे हैं ना, तो इसे रीफ्रीजिंग भी कहा जाता है। अनफ्रीजिंग में चेंज मतलब जो भी होता है स्टेटस क्यू से निकलना होता है एज वी डिस्कस, या इक्विलिब्रियम पोजीशन से कंफर्टेबल जोन से निकलना होता है। चेंज में क्या होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है, सिखाया जाता है, लाइक राइट। एंड फ्रीजिंग में क्या होता है, जो भी सीखते हैं राइट उसमें क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फ्रीजिंग या रिफ्रीजिंग में जो भी सीखते हैं, लाइक चेंज में जो भी सीखते हैं, ट्रेनिंग से जो भी सीखते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं, राइट। So move to the next question. So the 11th question is narrow span of control results into option A, that is tall structure. So A will be right. So what is span of control? You can ask me what is span of control, right? So it is actually number of people report under one manager. So number इसमें ये span of control क्या होता है, number of people that one manager can manage at a time. At a time एक मैनेजर कितने आदमी को अपने अंदर काम करवा सकते हैं, that is called span of control, right? So टॉल स्ट्रक्चर और टॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अ टॉल ऑर्गेनाइजेशन हैज अ लार्ज नंबर ऑफ अ मैनेजर। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ अ मैनेजर। सो या आई एम गिविंग यू एन इलस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, लाइक से एज द क्वेश्चन सेज नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, राइट। सो एक मैनेजर अपने अंदर से तीन ही आदमी को काम करा सकता है बिकॉज स्पैन ऑफ कंट्रोल इज लो। इससे ज्यादा वो आदमी काम नहीं करवा सकता है, से तीन आदमी को काम करा, राइट। सो फिर उसके अंदर से इसके अंदर दो आदमी काम करते हैं, राइट। वन सेकेंड, या दो आदमी काम करते हैं, फिर इसके अंदर दो आदमी काम करते हैं, राइट। फिर इसके अंदर एक आदमी काम करते हैं। Likewise, its tall structure is forming, right? Tall structure is forming because manager can't control more than three, or you can say narrow span of his span of control is very low. He can't control more than three. So इसके लिए सारे आदमी को काम कराने के लिए क्या होता है, इसके अंदर लॉन्ग स्ट्रक्चर बन जा रहा है। जितने भी आदमी है, फिर एक मैनेजर, उसके अंदर और तीन मैनेजर से तीन मैनेजर है, फिर वो ये मैनेजर दो ही आदमी को काम करा सकते हैं, ये मैनेजर सेकंड मैनेजर दो ही आदमी को काम करा सकते हैं। सो लाइकवाइज ये एक टॉल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, राइट। सो दैट इज नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में टॉल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और एक होता है फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या होता है, हैज अ फ्यू मैनेजर्स विद अ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या होता है, लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के होता है, एक मैनेजर रहते हैं, राइट। मैनेजर के अंदर लाइक यहाँ पे कितना आदमी था, 1 2 3 4 5 6 7 8, लाइक इसके अंदर एक मैनेजर 8 आदमी को एट ए टाइम वो मतलब कंट्रोल कर सकता है। सो दिस विल बी अ फ्लैट स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग हियर, राइट। लाइक यहाँ पे ये बहुत सारे आदमी मतलब सुपरवाइजर को सबॉर्डिनेट्स को अपने अंदर काम करा सकता है मैनेजर। सो फ्लैट स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग राइट over here. So flat organization has a few managers. इसमें ज्यादा मैनेजर जरूरत नहीं होता है बिकॉज एक मैनेजर ही बहुत सारे आदमी को एट ए टाइम कंट्रोल कर सकता है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। To manage is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate and to control. अच्छा, so यही से आया था जो as I told you in the previous questions or in previous class that
हेनरी फेयर जी ने दिया था पॉक, प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट, POCCC, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट। सो ये दिए थे हेनरी फेयर जी ने, यही से आया था, इस डेफिनेशन से आया था। सो लाइक प्लान दिया था, प्लान, P फॉर प्लान, O से ऑर्गेनाइज, C से यहाँ से कमांड आ जा रहा है, राइट, एंड अगेन C से कोऑर्डिनेट आ जा रहा है, एंड लास्ट वाले C से कंट्रोल आ रहा है, यहाँ से P आ रहा है, राइट। सो क्या बताए थे हेनरी फेयर जी ने? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, is to and to plan, to organize, to command and to coordinate and to control. So management का definition उन्होंने बताया था कि management क्या है? to forecast करना होता है मैनेजमेंट में, प्लान करना होता है, किसी भी काम को प्लान करना होता है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करना होता है, देन उसे कमांड करना होता है, लाइक जो भी सबऑर्डिनेट है, फिर कोऑर्डिनेट, सब में कोऑर्डिनेशन जैसे रहे, एंड देन लास्ट में कंट्रोल करना होता है, राइट। सो ये this is given by Henry Fair. So remember this definition. If someone has asked you in any way, like what is it, give a definition of a management, you can give this one, right? So move to the next question. The first and the foremost study of a management is. So इसमें क्या होता है? Answer A will be right. फर्स्ट में सब में फर्स्ट में क्या आता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टडी ऑफ मैनेजमेंट में क्या आता है? प्लानिंग आता है हमेशा, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो भी लाइक POC इज कमिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। इट इज गिवन बाय फेयर। इसमें प्लानिंग फर्स्ट में आया है, राइट। इसके बाद जो भी आया है पोस्टकॉर, जो कलिक जी ने दिया था, राइट। पोस्टकॉर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, यहाँ पे CO से कोऑर्डिनेटिंग दिया था कलिक जी ने, राइट। रिपोर्टिंग एंड लास्ट वन इज बजटिंग। इसमें भी पहले प्लानिंग आया था। और कुछ भी काम करे, यू कैन रिमेम्बर दिस वे आल्सो, कुछ भी काम करे पहले हमें क्या करना पड़ता है? प्लान करना पड़ता है। सो प्लानिंग ऑलवेज कम फर्स्ट इन अ मैनेजमेंट, राइट। First and foremost study of a management, planning comes. Okay, so move to the next question. Management is the art of getting things done through people. This definition is given by, ये definition किसने दिया था? It is given by Mary Parker Follett. अगर कोई भी definition पूछे management का, it's better to give the definition of a Henry Fair. Okay, बिकॉज इसमें मैरी पार्कर फोलेट जी ने क्या कहा था? लाइक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, बट एज वी जनरली नो दैट मैनेजमेंट में किसी से काम करवाना, निकालना ही नहीं होता है, बट उसके साथ काम भी करना होता है, राइट। सो दिस इज अ फ्लॉ ऑफ दिस डेफिनेशन एक्चुअली. So remember this one, management is the art of getting things done, is given by Mary Parker Follett. और Mary Parker Follett किस लिए बहुत जाने जाते थे? He has given a principle of coordination, right? अगर पूछा जाए क्वेश्चन में who has given the principle of coordination, it is given by Mary Parker Follett. It is also important. Principle of coordination is given by principle of coordination, right? It is given by Mary Parker Follett. One second. Yeah. Coordination. So remember this one. Right. Mary Parker Follett. So move to the next question. Strategic planning is. So answer will be long term. प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, राइट। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, बिकॉज ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि
किसी भी कुछ भी करें हम लोग, लाइक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, जो भी आता है, हमें प्लानिंग तो हर एक स्टेप में करना होता है। लाइक प्लानिंग में तो प्लान करना ही होता है, लाइक फिर उसके बाद जो भी आता है ऑर्गेनाइजिंग, यू कैन से ऑर्गेनाइजिंग में भी हम लोग को प्लान करके करना होता है, क्या पहले ऑर्गेनाइज करें, क्या करें। तो प्लानिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, राइट? इट विल बी लॉन्ग टर्म, it is a continuous process. So move to the next question. Dash is a harmonizing, synchronizing of an individual effort with the purpose of achieving. So it will be answer. It will be A, right? लाइक हार्मोनियसली या सिंक्रोनाइजिंगली काम करने को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एक साथ मिलजुल के काम करने को क्या कहते हैं, like working together to achieve organization goal. Managers and workers have to work together, coordinationally work together to achieve organization goal. So answer will be A, harmoniously and synchronization effort with the purpose of achieving organization goal is will be called as a coordination, right? So answer A will be right. To the next question. Henry Fayol's administrative management applied to. So it will be answer A will be right. Okay. So जो हेनरी फ्योल जी ने दिया था 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, राइट? सो इसमें क्या था, जो भी लाइक हायर मैनेजमेंट लेवल को सोच के बताया था, राइट? लेकिन जो शॉप फ्लोर लेवल है, इट इज given by or considered by, rather I should say, by Taylor. साइंटिफिक मैनेजमेंट में शॉप फ्लोर या लोअर लेवल को माना गया था, राइट? वन सेकेंड, या दिस टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट में शॉप लेवल मतलब लाइक वहां पे फाइनेंशियल इंसेंटिव बताया गया था, जो भी वर्कर्स अच्छी तरह से काम करेंगे उसे फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा। ओके, टाइम स्टडी बताया गया था, अगर वो लोग स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम खत्म कर दे या जल्दी काम खत्म कर दे उसे इंसेंटिव दिया जाएगा। सो ये वर्कर्स को कंसिडर करके, लोअर लेवल की वर्कर्स को कंसिडर करके बताया गया था, शॉप लेवल में बताया गया था, जो फील्ड वर्क में काम करते हैं उसे सोच के बताया गया था। लेकिन जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फ्योल जी ने दिया था वो हायर मैनेजमेंट लेवल को सोच के बताया गया था। हायर लेवल मैनेजमेंट मतलब जो भी लाइक मैनेजरियल लेवल में जो भी काम करते हैं उन्हें सोच के बताया गया था, लाइक स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक आदमी के अंदर कितने आदमी काम करते हैं, या जो भी स्पिरिट डिकॉप्स, लाइक टीम वर्क में काम करना होता है, ये सब क्या मतलब टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजर लेवल को सोच के बताया गया था। ओके, सो आंसर ए विल बी राइट। सो मूव क्वेश्चन, match the following. Administration industrially act generally, ये किसने दिया था? It is given by Fayol, right? One will it will be A. Okay, and one second. The function of the executive, it is given by Chester Burnett. So answer will be industrial democracy, Sydney Webb and Beatrice Webb, new pattern of management, Renaissance like good. D will be right. Let's see which option is right. 1A, yeah. One second. Yeah. Okay. So this one is right. 1A, 2B, 3C. Yeah. A will be right. 3C and yeah. So industrial administration industrially and generally. This is a book given by Henry Fayol, and the term is written like this because it is a French term. ये जो है ना ये French term है, French term है, industrially. So this is generally. So this is a French term actually. French. Okay, and this is a book written by Henry Fayol. Okay, and function of the executive, it is given by Chester Burnett. So दो तीन बुक याद रखना, किसी भी लाइक इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो टेल एनी 4 बुक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत पूछा जाता है, एंड दिस इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन फॉर इन यूजीसी नेट आल्सो.
So remember this. Industrial Democracy, Sydney Webb and Beatrice Webb ने लिखा था. न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट ये दिया था, ये मोटिवेशन के लिए बताए थे फ्रांसिस लाइकर्ट ने. ठीक है, मोटिवेशन को न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट बताए थे. सो आंसर ए विल बी राइट. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Arrange exponent of a human behavior school in chronological order. So ये मैंने दिया है बिकॉज अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत आ रहे हैं. सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. अभी जो भी आ रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. किसके बाद क्या आया है, कौन आया है, कौन आया, लाइक दिस. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. फॉर अब्राहम मैस्लो पहले आए थे. अच्छा, ये सब न्यू क्लासिकल के है. सो अब्राहम मैस्लो जी पहले आए थे. देन कम फ्रेडरिक हर्जबर्ग जो टू फैक्टर्स थ्योरी दिए थे. राइट. मैस्लो, अब्राहम मैस्लो जी ने हायरार्की नीड्स दिए थे. राइट. एंड फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने टू फैक्टर्स थ्योरी दिए थे, मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी. देन कम डॉगलस मैकग्रेगर. डॉगलस मैकग्रेगर ने दिए थे एक्स एंड वाई थ्योरी, एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ ऑथराइजेशन. एंड नेक्स्ट कम फ्रांसिस लाइकर्ट. सो ये ऐसे था. तो अब्राहम मैस्लो जी ने पहले थ्योरी दिए थे. राइट. देन फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिए थे, फिर डॉगलस मैकग्रेगर ने दिए थे, एंड देन फ्रांसिस लाइकर्ट ने दिए थे. सो आंसर ए विल बी राइट. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is or not a part of a classical approach to management? So those who have done my first class of this like 100 question series, वो बता सकते हैं. So answer will be D. Classical approach to management में क्या क्या है, मतलब थे like scientific management था उसमें. Classical approach of management ये ऑफ होगा. क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में, राइट, इसमें आया था फर्स्ट. एक तो साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर. ओके. ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच गिवन बाय मैक्स वेबर. या. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इज गिवन बाय हेनरी फेयर. हेनरी फेयर. तो ये क्लासिकल थ्योरी में आ जाता है ये तीनों. राइट. और दो होता है लाइक एक तो होता है न्यू क्लासिकल एंड अनदर वन इज मॉडर्न. सो मूव टू द नेक्स्ट. Which one is not one of the following four principles of coordination? I already told you in the question that Henry Fawcett किस लिए important है माने जाते हैं. Actually he is known for he has given actually a principle of coordination. Principle of coordination Fawcett जी ने दिए थे. So this is important question. So four principle क्या क्या था जो Fawcett जी ने दिए थे. एक तो था principle of early stage. This is right. Coordination is needed to done in a very early stage. Coordination अर्ली स्टेज से, जब से प्लानिंग होता है तभी से हमें कोऑर्डिनेट करना होता है कि ऑल वर्क सिंक्रोनाइजली, ऑल एम्प्लॉयज वर्क एंड मैनेजर्स वर्क सिंक्रोनाइजली एंड हार्मोनियसली. सो ये पहले स्टेज में लाइक प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है. राइट. प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है. 1 सेकेंड. या. सो ये प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेशन. प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी मतलब ये भी आता है फोर प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन में. प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी मतलब ये हर एक स्टेप में जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है हर एक स्टेप में कोऑर्डिनेशन जरूरत होता है. मे बी इज प्लानिंग, मे बी इज like controlling, maybe it organizing, maybe it's staffing, maybe it's directing. सब stages में हर एक step में ये coordination important है, continue करना होता है. So this is called continuity. And then comes principle of a direct contact. Direct contact मतलब किसी भी
लाइक किसी भी कोई भी मैनेजर शुड manager should direct contact with their subordinate. It's called principle of a direct contact. Okay. और एक आ जाता है इसमें like principle of reciprocal relation. Principle of reciprocal relation मतलब one second last में आ जाता है reciprocal relation. और एक आ जाए remember this 4 steps. Okay. 4 principles of coordination. ये पूछा जाता है. Reciprocal relation. ओके रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या बताया जाता है कुछ भी डिसीजन लिया जाता है कुछ भी लाइक मैनेजर कुछ भी डिसीजन ले उसका इफेक्ट क्या होता है पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन में उसका इफेक्ट गिरता है सो मैनेजर नीड टू थिंक बिफोर और रीथिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब कुछ भी अगर कोई भी स्टेप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर्स रहते हैं लाइक फाइनेंस मैनेजर रहते हैं मार्केटिंग मैनेजर रहते हैं वो लोग कुछ भी डिसीजन ले उसका इफेक्ट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में गिरता है सो और उसका दैट्स व्हाई एवरी मैनेजर शुड रीथिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन दैट व्हाट इट विल बी द इफेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन राइट सो ये 4 होता है 4 प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सो मूव टू द who has given functional foremanship function foremanship किसने दिया है so this is again an important question functional foremanship बहुत पूछा जाता है it is given by Taylor so functional foremanship में क्या होता है I already told you in the another video so functional foremanship में होता है कि इसमें लाइक अभी जो ऑर्गेनाइजेशन आया है लाइक मैनेज लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम का फंक्शंस केम लाइक यू कैन से marketing department came finance department came so this is actually come from this function idea of Taylor's functional foremanship में क्या था इसमें 8 आदमी थे जो टेलर जी ने डिवाइड किया था एक तो प्लानिंग में 4 आदमी दिए थे और एक प्रोडक्शन में राइट तो यही से अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन और से प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन का जो मैनेजर फंक्शनल मैनेजर जो भी अभी आता है डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी फंक्शंस और स्पेशलाइजेशन जो भी आया है यही इसी के आइडिया से आया है टेलर जी की यही फंक्शनल फोरमैनशिप के आइडिया से आया है ओके सो फंक्शनल फोरमैनशिप इज गिवन बाय टेलर and is come under it is one of the element of Taylor's scientific management. लेकिन remember this one function foremanship do not follow unity of command. This is important. ये भी बहुत पूछा जाता है. Unity of command is not followed in function foremanship. So unity of command ये बहुत important है. Remember this one. One second. Unity of command is not followed in functional foremanship. Unity of command. One second. Okay. Yeah. So unity of a command is not following because क्या होता है unity of command मतलब क्या है यहाँ पे different मतलब like different marketing manager as I already give you an example like product यहाँ पे तो बताया गया प्लानिंग के मैनेजर आ जाते हैं प्रोडक्शन के मैनेजर आ जाते हैं लाइक यहाँ के मैनेजर जो प्लानिंग के मैनेजर है ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक अपना ऑर्डर देंगे सबऑर्डिनेट को प्रोडक्शन के मैनेजर अपने डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक ऑर्डर देंगे अपने सबऑर्डिनेट को सो ये दिस कुड बी देयर कुड बी कॉन्फ्लिक्ट राइट सो ये यूनिट ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते हैं सो यूनिट ऑफ कमांड कब फॉलो होता है अगर एक ही मैनेजर हो और सबऑर्डिनेट को एक ही टाइप का मतलब लाइक एक ही टाइप का डिसीजन दे तो तब यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना होता है राइट लाइक अभी फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड एज अ finance department right मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है
they say to give advertisement to his subordinate, right? एंड फिनेंस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज मतलब जो भी मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट को क्या बोलेंगे, नो यू कैन गो फॉर यू कैन गिव एनी एडवर्टाइजमेंट बिकॉज इट इज अ कॉस्ट कंज्यूमिंग, इससे बहुत पैसा लगे, सो वी कैन गो फॉर एडवर्टाइजमेंट, सो देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम यूनिटी ऑफ अ कमांड, राइट? सो फंक्शन फोरमैनशिप यूनिटी ऑफ कमांड को नहीं फॉलो करता है, एंड this is give for this specialization has come, like marketing finance, इससे specialization ये भी पूछा जाता है, specialization कब से आया, function foremanship से, okay, specialization, right? So move to the next question. POSCORP appeared in a paper on 1937. What R and B stands for? ये तो बहुत बार मैंने बोला है, it is reporting and budgeting. Last one is reporting, second last one is reporting, and last one is budgeting, right? R or B का full form. This is again very important and it is given by colleague. अच्छा, POSCORP अगर पूछा जाए कि who has given POSCORP, it is given by Gulick, but if they ask who has edited this, it is edited by both Gulick and Urvik. I have discussed this. This is a first video, so you can refer that one. Move to the next. So the 24th question is, which German socialists argued that bureaucracy constituted the most efficient and rational way in which human activity can be organized, and the systematic process and organized hierarchies are necessary to maintain order, to maximize efficiency, and to eliminate favoritism? It will be answer A. Okay, that is Max Weber, right? So Max Weber जी ने क्या बताया था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी एंड रैशनल वे को मेंटेन करने के लिए हायरार्की को मेंटेन करना होता है, ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, सो दैट मैक्सिमाइजेस एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन अचीव, एलिमिनेट फेवरेटिज्म या पार्शलिटी को रिड्यूस कर सके, सो दैट रैशनल, इसके लिए फेवरेटिज्म को रिड्यूस करने के लिए एंड एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए रैशनलिटी या हायरार्की को फॉलो करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? सिस्टमेटिक ऑर्डर को फॉलो करना होता है, सिस्टमेटिक या ऑर्डर को फॉलो करना होता है, एफिशिएंसी को फॉलो को पाने के लिए लाइक रैशनलिटी को फॉलो करना होता है, ऑर्डर को फॉलो करना होता है. सो दिस इज गिवन बाय मैक्स वेबर. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Management is the art of getting things done through and with people in formally organized group. So who has told this definition? It is given by Harold Kunz. Harold Kunz जी ने बताया था कि management is the art of getting things done through, दूसरे के साथ काम करना, and with people, उनके साथ काम, उनसे काम निकालना, and at the same time working with them. Yeah, so this is given by Harold Kunz. But as I told you in the previous question, Mark Parker Follett ने क्या बताया था? Management is the art of getting things done through people. उसमें मैरी पार्कर फॉलोट क्या मानते थे? अगर बोला जाए in the definition, through people, only through people is told, then it will be Mary Parker Follett, and through and with people, if it is given, it is told by Harold Kunz. So that's it for today. If you like my video, please subscribe my channel and press the like button. And if you want to join Telegram channel for quizzes, you can join, and link will be given in the description. So thank you and have a good day.